ऑलराइट जी, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था रिएक्ट ट्यूटोरियल कि हम इस पर किस तरह आ जाते हैं W3 स्कूल्स में। रिएक्ट क्या है एक्चुअल में, रिएक्ट पे एप्लीकेशंस क्यों बनाई जाती हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और क्रिएट रिएक्ट ऐप क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप के ज़रिए हम रिएक्ट एप्लीकेशन का जो इन्वायरमेंट है वो सेटअप कर लेते हैं। सिंपल हमारा जो कोड है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई रिएक्ट ऐप, उस प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके हम npm स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट चलने लग जाता है रिएक्ट का। वालेकुम सलाम जी दनान भी, क्या हाल है? आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी दनान भाई, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके जी, रिएक्ट सीखने के लिए आपको कौन सी चीज़ों को बारे में पहले ही पता होना चाहिए? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ओके जी, तो HTML भी हमने कर ली थी, CSS भी और जावास्क्रिप्ट भी। यू शुड आल्सो हैव सम एक्सपीरियंस विद द न्यू जावास्क्रिप्ट फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड इन ECMAScript 6 से ES6 को कहा जाता है, जो 2015 में लॉन्च हुआ था, रिलीज़ हुआ था। यू विल लर्न अबाउट देम इन द ES6 चैप्टर। ओके जी, इंट्रो में व्हाट इज़ रिएक्ट, हाउ डज़ रिएक्ट वर्क, रिएक्ट JS की कुछ हिस्ट्री थी, और रिएक्ट डायरेक्टली HTML में करने का तरीका, और सेटिंग अप इन्वायरमेंट, मॉडिफाई दी रिएक्ट एप्लीकेशन, और हमने रिएक्ट कंपोनेंट हमने देख लिया था कि आप कंपोनेंट बना सकते हैं। प्रॉप्स नहीं हमने पढ़ा, अब हम दोबारा गेट स्टार्टेड में आते हैं। गेट स्टार्टेड के बाद हमारा ES6 का टॉपिक रहता था, तो ES6 में आते हैं। तो हम पहले अपना प्रोजेक्ट जो था हमारा रिएक्ट का, उसको रन करते हैं। रिएक्ट, तो लास्ट हमारा जो प्रोजेक्ट था इसी नेम से था। ओके जी, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि तसव्वुर भाई को भी पता लग जाए। ओके तसव्वुर भाई, रिएक्ट की न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करने का तरीका, आप किसी भी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में जाएं, मींस के कोई भी फ़ोल्डर हो, बस फ़ोल्डर में ये याद रखिएगा आप जिस भी फ़ोल्डर में है उस फ़ोल्डर का नेम, अगर तो डायरेक्ट ड्राइव में ही है, मीन्स के ड्राइव में है, तो ड्राइव में डायरेक्ट एक प्रोग्रामिंग का फ़ोल्डर बना लें, उसमें बेशक रिएक्ट का बना लें, इसमें आपके प्रोजेक्ट्स बनते रहेंगे। अब जिस तरह हम यहाँ पर टीचिंग के फ़ोल्डर, सॉल्यूशंस वर्ल्ड, वेब एंड बायलैब डेव, इन फोल्डर्स में आपका कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वेब एंड मोबाइल ऐप डेव, इसमें अगर आप एंड को इस तरह इस करैक्टर से लिखते हैं तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, एरर आ जाएगा। तो खुद का ही एक्सपीरियंस है, इस तरह था, तो मैं भी क्या पता बाद में कोई सुन रहा हो, वो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करे तो क्या पता उनका चलने लग जाए, लेकिन इस टाइम तक ये एरर आपको मिल जाएगा अगर आप करेंगे तो। उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका, सबसे पहले CMD करें। CMD आ गए जी शहजादो, आप बताएं जिनको पहले से ही मालूम है कि किस तरह किया जाता है, क्या हमारा कोड है प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका। npx रिएक्ट ऐप, इस तरह क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके बाद हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका नेम। जी, तो प्रोजेक्ट नेम हम कोई प्रोफेशनल वेबसाइट का ही रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं, लेट्स सपोज क्या कहा जाए, दराज। अच्छा जी, वैसे मेरे माइंड में भी ये चीज़ आ रही थी, पर दराज यूज़ में है, कोई और देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं इसको एक्सपो कह दें, चलो जी एक्सपो। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप
एक्सपो। तो अब ये प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो आपका है ये बनने लग जाएगा। उसमें रिएक्ट की ऐप को रन करने के लिए जिन जिन लाइब्रेरीज़ की, जिन डिपेंडेंसीज़ की ज़रूरत होती है वो इंस्टॉल होगी। और जिस तरह इंस्टॉलिंग पैकेजेस, तो इसमें रिएक्ट डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को वो क्रिएट रिएक्ट टेम्पलेट से इंस्टॉल करेगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जिस तरह ये एक्सपो आ गया, एक्सपो के अंदर हमारे पास मज़ीद फाइल्स आने लग जाएंगी। तो ओपन विद कोड करते हैं। इस ओपन विद कोड में package.json नेम एक्सपो, इस ऐप का वर्ज़न क्या है, वो प्राइवेट है जी, प्राइवेट है। अच्छा जी, package.json में ही आपकी, मैं थोड़ा बहुत package.json के बारे में आपको अब साथ साथ बता दूं। इस जितनी भी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल्ड होती हैं हमारे इस ऐप को चलाने के लिए, उसके लिए हमारे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट होता है नोड मॉड्यूल्स का। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, नोड मॉड्यूल्स का एक फ़ोल्डर होता है। हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल्ड उसमें होती हैं, लेकिन लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड कौन कौन सी हैं वो आपको package.json में पता लगता है। लेट्स सपोज़ हम कहीं पे भी प्रोजेक्ट को अगर सेंड करते हैं किसी को, या फिर इसको गिटहब में पुश करते हैं, तो क्या हम करते हैं कि नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर के अलावा बाकी सारी फाइल्स हम उसको देते हैं। तो हमारी जितनी लाइब्रेरीज़ हैं वो तो नोड मॉड्यूल्स में हैं, तो उस लाइब्रेरीज़ के बगैर तो हमारी एप्लीकेशन का चलना नामुमकिन है। तो होता क्या है कि जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं वो package.json में हैं। तो सिंपल जाके एक बार ये हो जाए, हम क्या करते हैं यहाँ पर ही CMD में आके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको पुराना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा ही है जो आप लोगों ने देखा था। नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में आपकी सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अगर इसका साइज़ देखा जाए तो इस टाइम हमने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा लाइब्रेरी नहीं इंस्टॉल की थी, तो ये 241 MB, और फाइल्स देखी जाएँ तो 35,146। जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो ये लाखों के हिसाब से फाइल्स होती हैं, डिपेंड करता है लाइब्रेरीज़ पे। और हम कोई 20, 25, 30 इस तरह लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर देना तो नामुमकिन सही होता है, बहुत मुश्किल होता है देना। तो नोड मॉड्यूल्स के अलावा हम ये सारी फाइल्स दे देते हैं। अब हमारा सोर्स कोड तो ये है, सिर्फ और सिर्फ ये लाइब्रेरीज़ या डिपेंडेंसीज़ हैं। तो होता क्या है, जब नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर ना हो तो CMD में आते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, npm i और उस लाइब्रेरी का नेम लिखते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही हम करते हैं ना, जिस तरह हमने SAS को इंस्टॉल किया था, हमने इस तरह किया था, npm i SAS है। तो अब अगर आपको तो पता ही नहीं कि आपने लाइब्रेरी कौन कौन सी इंस्टॉल करनी है, या तो एक तरीका है कि आप सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, लेकिन नोड मॉड्यूल्स में लाइब्रेरीज़ के अलावा और बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड होती हैं जो इस रिएक्ट एप्लीकेशन को, जो package.json में ही मौजूद होती है बस। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ npm i लिख देते हैं, npm i। अब ये npm i क्या करता है, ये सबसे पहले देखता है package.json की फ़ाइल, कि इस package.json की फ़ाइल्स में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं, ये सारी डिपेंडेंसीज़, ये इसको डाउनलोड करता है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो तभी हमारी एप्लीकेशन चल सकती होगी। तो बस बताने का ये मकसद था कि यहाँ पर अब, अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर जो था वो सारी चीज़ें भी हो गई हैं। रिएक्ट स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल हो गया, CRA टेम्पलेट, रिएक्ट डोम और रिएक्ट भी इंस्टॉल्ड हो चुका है। गिट रिपोजिटरी को भी इनिशियलाइज़ कर रहा है, गिट भी इनिट हो गया। और अब उसके बाद वो रिमूविंग टेम्पलेट पैकेज यूजिंग npm, मीन्स के इंटरनली ये जो जो चीज़ें करना चाहता है वो कर रहे हैं। और एट द एंड आके जब हमारा एक प्रोजेक्ट फोल्डर कंप्लीट हो चुका है तो अब वो हमें कह रहा है कि CD एक्सपो करो। हम एक्सपो पे पहुंच गए और अब हमने करना है npm स्टार्ट। इस npm स्टार्ट से हमारी एप्लीकेशन चलने लग जाएगी।
ओके जी, ये हमारी एप्लीकेशन आ गई रिएक्ट की। अब हम आते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, इसके सोर्स फोल्डर में जाके app.js में जो इसका प्री बिल्ड कह लें कोड जो भी होता है वो हमारे पास कोड आ गया है। इसको हम ख़त्म करते हैं। क्लास नेम को भी ख़त्म करते हैं, लोगो को ख़त्म करते हैं। logo.svg नहीं हमें चाहिए, और हमें index.css नहीं चाहिए। app.css में जाके कोड ख़त्म कर दें, और index.js में जो index.css की फ़ाइल इंपोर्ट हो रही थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो अब हमारी एप्लीकेशन काम कर रही होगी। ठीक हो गया जी, ये आ गई। अब हम app.js में कुछ भी लिखते हैं, लेट्स सपोज h1 माई रिएक्ट ऐप, सेव किया तो ये देखें आपके पास माई रिएक्ट ऐप आ गया। बूटस्ट्रैप यूज़ करने का तरीका, अब हम क्या करते हैं, हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं बूटस्ट्रैप की और सैस की। आप एक टाइम में एक कमांड में, सिंगल लाइन कमांड में ही एक से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, npm i बूटस्ट्रैप स्पेस देकर एक और लाइब्रेरी का नेम, और साथ में हम इंस्टॉल कर रहे हैं सैस, एंटर किया। अब इसमें बूटस्ट्रैप भी और सैस भी इंस्टॉल्ड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, app.css जो है इसको scss करें, और app.js में जाके भी इसको app.scss कर दें। सैस इंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। और सोर्स के फ़ोल्डर में अब हम स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास एक SCSS का फ़ोल्डर, आपके पास एक और फ़ोल्डर होगा पेजेस का जिसमें आपके सारे पेजेस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड हो चुका है, बूटस्ट्रैप 5.1.3 और सैस का ये। अच्छा जी, app.js और उसमें बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल होती है, और एक कौन सी फ़ाइल होती है जी बताएंगे? बूटस्ट्रैप की दो फाइल्स होती हैं, कौन कौन सी हम लिंक करते हैं अपने प्रोजेक्ट में? जी CSS और बूटस्ट्रैप। तो आपके ना इस बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर में जिस तरह SCSS है तो SCSS ही आपको मिल भी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, SCSS में यहाँ पर या फिर app.scss में हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को ना दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तब ये सैस वर्क करेगा। तो npm स्टार्ट करते हैं दोबारा से, तो अब ये जो एरर दे रहा था आपको वो एरर ख़त्म हो जाएगा। ओके जी, बिल्ड सक्सेसफुली, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, कंपाइल्ड हो गया और आपकी ऐप अब चल रही है। हम app.scss में जाके बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे के देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। जी, ये अब वर्क कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और सबसे पहले बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट करने का तरीका, ऐड import URL नोड मॉड्यूल्स में आपको बूटस्ट्रैप, इस बूटस्ट्रैप में SCSS और यहाँ पर आपको bootstrap.scss ये फ़ाइल मिलेगी। इसको इंपोर्ट करें तो यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, तो इसको इंपोर्ट करके देखते हैं दूसरे तरीके से। ऐड इंपोर्ट, अब हम करते हैं
यूआरएल के बगैर सेव किया। अच्छा, आई थिंक काम कर गया था पहले भी जी, इस तरह भी काम कर रहे हैं। इसमें ना दो तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक यूआरएल की मदद से और एक यूआरएल के बगैर। तो एससीएसएस का टॉपिक जो है वो लेक्चर आप दोबारा भी देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये बूटस्ट्रैप इंपोर्ट हो चुकी है। इसमें अब app.js में ही जाके आप उसको बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट बूटस्ट्रैप /dist/js/ में बूटस्ट्रैप .bundle के नेम से आप उसको इंपोर्ट करें। ऑलराइट जी, ठीक है जी, ये इंपोर्ट हो चुके हैं। अब तो अब यहाँ पर क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर हम किया तो जी ये सेंटर में आ गया। तो हमने बूटस्ट्रैप का सेटअप भी कर लिया और सैस को भी हमने सेटअप कर लिया। इसके बाद मज़ीद अब पेजेस में आ जाते हैं। पेजेस के अलावा आपके पास एक और फोल्डर होगा कंपोनेंट्स का। इस कंपोनेंट्स में आपके पास एक फ़ोल्डर होगा हेडर का। कंपोनेंट्स के जितने भी फ़ोल्डर बनाएं उसका नेम जो है वो कैपिटलाइज ही रखें, मीन्स के फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो। और कंपोनेंट्स के अंदर ही एक और फोल्डर बनेगा फुटर का। इस हेडर और फुटर के अंदर भी हमारे पास एक और फाइल होंगी, हम उसको देखेंगे। फिल वक्त चलें हेडर में आते हैं। हेडर में हमारे पास एक और फाइल बनेगी index.js। ठीक होगा जी, index.js। एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को बताई थी ES7, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब जब हम RFC लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह ये इंडेक्स आ रहा होगा। तो इसको ख़त्म करें, इसे भी ख़त्म करें। जहाँ से जिस चीज़ की समझ ना लगे वो पूछ लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर मुझे बाद में बता दीजिएगा ताकि मैं दोबारा से समझा सकूँ। हमारे पास एक ये हेडर के अंदर index.js और एक हमारे पास फुटर के अंदर index.js। तो इसको ही कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें तो ये सेम चीज़ ही है। अब हेडर हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अक्सर वेबसाइट में टॉप बार और फिर नैब बार। तो हम पहले से ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं, करते क्या हैं, हम यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे navbar.js के नाम से। हमने क्या बनाया है, navbar.js RFC एंटर किया और ये आपके पास navbar। सेव किया, गेट बूटस्ट्रैप में आ जाते हैं और यहाँ से हम navbar का कोड उठाते हैं। डॉक्स, लेआउट, फॉर्म्स, कंपोनेंट्स में आपके पास navbar में आपके पास ये कोड विद जी कॉपी किया, डिव के अंदर आप इसको ये कर दें। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर आपके पास दो एरर आ रहे हैं जिसमें वो आपको बता रहा है कि HR हैज़ नो रिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो आपके पास रिएक्ट में जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी टैग्स होंगे आपने उसको क्लोज़ करना है लाजमी। अगर नहीं करते हैं तो वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा। इसमें एक HR का एलिमेंट है
जो सेल्फ क्लोज नहीं हुआ है। इंडेक्स वो HTML की फ़ाइल में तो ये चल जाता था, लेकिन अब हमें यहाँ पर इसको क्लोज़ करना लाजमी है। ये हो गया, एरर सारे ख़त्म हो गए। सेव किया, ये डिव वैसे ही आ रहा है, इसको बेशक ख़त्म कर दें, सेव करें। अच्छा जी, अब ये नैव बार हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर app.js में जाके इंपोर्ट करना है। इसे भी ख़त्म करें। अच्छा ये ना अगर आपने कोई एलिमेंट, लेट सपोज मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। रिटर्न जो आप जिस चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं वो सिंगल एक ही एलिमेंट हो सकता है, मींस के एक ही पेरेंट होगा, सिबलिंग्स नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसके बाद आपने अगर H2 लिखना हो, आप इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो ये अब देखें, ये एरर दे रहा है। अगर आपने दो एलिमेंट्स करने हैं तो फिर आप इसको एक पेरेंट बनाएंगे इनका। तो एक तो तरीका आप सिंगल डिव बनाएं, या फिर आपने डिव नहीं यूज़ करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंट, इसे फ्रैगमेंट कहा जाता है, आप वो क्रिएट करें और उसके अंदर कोड को ले आएँ। तो हमारा सबसे पहले ऊपर हमने कंपोनेंट जो हेडर बनाया था हमने उसको इंपोर्ट करना है। तो कंपोनेंट यूज़ करने का तरीका, हेडर, अच्छा जी सेल्फ क्लोज होगा तो आपने इसको सेल्फ क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट करें, हेडर फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हेडर है, कंपोनेंट्स में जाके आपके पास हेडर। अब आप सिंपल हेडर लिखेंगे, इसका क्या मतलब है, ये हेडर के अंदर उसके अंदर एक index.js की फ़ाइल होगी, ये इसको इंपोर्ट करेगा ऑटोमेटिक। अब इस हेडर के अंदर आपने किसी फ़ाइल का नेम नहीं देना, हेडर का मतलब है कि आप index.js की फ़ाइल को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। सेव करें और कोड अपने ऐप में आते हैं, यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है। मैं अगर index.js के हेडर में कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें ये ASD आ रहा है, ठीक होगा जी। लेकिन हमें तो ये नैव बार चाहिए। अब हमने क्या करना है, हमने जब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हमने यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर लेना है। नैव बार करेंगे तो वो ऑटोमेटिक देखें नैव बार इंपोर्ट हो चुका है। सेव करें तो यहाँ पे देखें ये आपका नैव बार आ गया। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब ये देखें ये 100% विड्थ पे है। अगर इसको हमने कंटेनर के अंदर लेकर आना हो तो हम फिर क्या करेंगे, यही सारी चीज़ें हम करते रहे। हमने क्या करना है, अब फ्लूट हमने ख़त्म कर देना है। यहाँ पर जाके कंटेनर फ्लूट है तो आप इसको ख़त्म कर दें। तो ये हो गया। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, नैव बार एक्सपेंड बीजी लाइट, और बीजी कर देते हैं डार्क, और नैव बार को हम कर देते हैं डार्क। तो ये देखें ठीक हो गया जी, आपका ये हेडर बन चुका है। अपनी इमेज ऐड करनी है, मींस के लोगो, तो आप सिंपल यहाँ पर वो कर सकते हैं। अच्छा सिंपल इतना कोड है, HTML में काम बड़ा बेहतरीन करता था, ऐसा ही है, आपको कोई इशू नहीं नज़र आता था, सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। इसका कोड देखते हैं, रिस्पॉन्सिव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जी कर रहा है, बड़ा बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब क्लास वर्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट का अपना है, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड ये रिजर्व्ड है क्लास। तो इसमें जब हम HTML का कोड लिखते हैं तो इसमें ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है विद क्लास ही, मीन्स क्योंकि HTML का कोड है। लेकिन जब हमने रिएक्ट में लिखना है तो क्लास नहीं हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं फिर इसमें, क्लास नेम लिखते हैं। एक तो तरीका ये है, ऑनलाइन ही एक टूल है HTML2JSX, अच्छा जी HTML2JSX के नाम से जी ये वेबसाइट है, ठीक हो गया जी, एडिटर है। इसमें क्या होता है, इसमें आप सारा का सारा कोड जो आपने नैव का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा था कॉपी करें,
इसमें आके पेस्ट कर दें। इसने क्या करना है ये देखें, ये अब आपको ना रिटर्न कर रहा है यहाँ से लेकर ये नैब तक कॉपी किया और आप अब इसको पेस्ट कर दें तो वो देखें क्या हुआ, क्लास की जगह उसने क्या कर दिया, क्लास नेम कर दिया हर जगह। अभी देखें यहाँ पर एरर आ रहा था, सेव करें तो यहाँ से काफ़ी एरर ख़त्म हो चुके होंगे। अब हमें बस ये बता रहा है कि href एट्रीब्यूट जो है, आपने href जो यूज़ किया है, आप href ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप href को नहीं छोड़ सकते हैं हैशटैग। तो एक तो तरीका ये है कि अगर आप एंकर टैग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इसको बटन में कन्वर्ट कर देंगे। आपने अगर ये नहीं यूज़ करना तो आप एंकर टैग हम इसमें वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं। एक चीज़ ठीक हो गया जी, हम जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने के लिए अपनी ही वेबसाइट में हम एंकर टैग यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, हम उसको यूज़ करते हैं। तो बाकी फ़िल वक्त अगर हम एंकर टैग को इसको लेट्स सपोज हम कह देते हैं हैश, और बाकी एंकर टैग जितने भी हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं बटन में, और बटन की फिर दरअसल स्टाइलिंग करनी पड़ेगी फिल वक्त। तो करके देखते हैं बटन, और बटन में href एट्रीब्यूट नहीं आता है, इस वजह से इसको ख़त्म किया। अपने ऐप में आए जी, ये देखिए यहाँ पे ना ये एरर देगा फिर इस तरह। इसको btn ट्रांसपेरेंट करके देखते हैं, bg ट्रांसपेरेंट, अच्छा जी ये इस तरह आ गया। और बॉर्डर 0, हाँ जी ठीक हो गया जी, बॉर्डर ख़त्म हो गया। अब यही चीज़ हम इसके साथ भी ट्राई कर लेते हैं। या फिर यहाँ से इसको ख़त्म करें, हर एक चीज़ को देने के लिए एंकर टैग की जगह बटन और href। चलिए इसको बाद में देखते हैं, इसको भी बटन बटन अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा जी एक और चीज़ बल्कि चलें वो अब सामने आ ही गई है। अब आपने ना इस नैव बार की स्टाइलिंग करनी है। ये नैव बार जो है इस हेडर के अंदर है। एक तो तरीका ये है कि आप SCSS में भी हेडर का फ़ोल्डर बनाएं और उसके अंदर मज़ीद फिर नैव बार और टॉप बार। एक तरीका ये है कि हेडर है, हेडर की ही फ़ाइल बनाएं। अब फाइल बनाने का तरीका अंडरस्कोर हेडर डॉट SCSS आपने ये बनाया, और नैव के अंदर इस नैव के अंदर जितने भी बटन हैं उनको क्या किया जाए, नैव के अंदर जितने भी बटन हैं उनको बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट किया जाए। इसको बेशक ना भी इसको वर्क करेगा शायद, और बॉर्डर जो है 0 किया जाए। तो ऐप में आते हैं। अच्छा जी इसने वर्क नहीं किया क्योंकि ये हेडर की फ़ाइल तो हमने बना ली है, लेकिन इसको अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया है app.scss में। तो अब हमने क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करने का तरीका इंपोर्ट, अब इसको हमने इंपोर्ट जो करना है इस तरह करना है, इंपोर्ट इस तरह स्ट्रिंग डॉट SCSS में हेडर, और इसको हमने इस तरह सेमी कॉलन की मदद से
स्टेटमेंट को क्लोज़ कर देना, सेव करें। तो अब देखते हैं, ये देखें, और जैसे ही ये फ़ाइल लोड हुई, header.sss में हमने जो कोड लिखा था वो वर्क करने लग गया। तो अब ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो अब हमारा जो काम रह गया है, नैव बार में आके जितने भी एंकर टैग मज़ीद हैं, हमारा एक ये एंकर टैग रह गया, बस इसको भी आप बटन दे दें और href एट्रीब्यूट जहाँ जहाँ मौजूद है, तब हम इसको भी बटन और href ख़त्म और ये href जहाँ जहाँ मौजूद है उसको ख़त्म कर दो, सेव करें। तो आपके पास बटन हैज़ एन इम्प्लिक्ट रोल ऑफ बटन डिफाइनिंग द सर्विस शुड बी अवॉइडेड। तो नेवर लाइन नंबर 20 पे क्या है, कौन सा बटन, अच्छा जी, बटन को हमने रोल बटन दिया हुआ है तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें। सेव किया तो अब वो देखें बबल आया ख़त्म हो गया। तो इस तरह ये देखें, अब हमने नैव बार बना लिया रिएक्ट में आके। जो चीज़ हम सिंपल HTML में करते थे वो चीज़ होगी। अब हमने फुटर बनाना है, तो इंडेक्स में आके हम एक और यहाँ पर सिंपल अब एक footer.js की ही फाइल बनाएं, rfc फुटर, और यहाँ पर इसकी जगह फुटर, और हम कहते हैं इसको, अब फुटर आ गया हमारे पास, डॉट कंटेनर डॉट रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर पी को क्लास दो मार्जिन बॉटम 0, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मार्जिन बॉटम मिली होती है, एंड कॉपी। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, कॉपी के बाद हम क्या लिखते हैं, नहीं उससे पहले भी हम एक और चीज़ लिखते हैं, कॉपी के फ़ौरन बाद हम क्या लिखते हैं, नहीं हम ईयर लिखते हैं ना 2020। अब उसके बाद ऑल राइट्स रिजर्व्ड। लेकिन जब हम सिंपल HTML CSS कर रहे थे, हमें याद है कि हम न्यू डेट से गेट फुल ईयर किस तरह निकालते हैं, ऐसा ही है, याद है? अच्छा जी, अब इस JS में जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका, कि रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट किस तरह लिखते हैं और कहाँ पे लिखते हैं। तो रिएक्ट में JS लिखने का तरीका, इस रिटर्न से पहले आपने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का हम कोड लिखते हैं। बेसिकली है तो ये सारा ही जावास्क्रिप्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं हम लिख सकते हैं रिटर्न से पहले, सॉरी रिटर्न के अंदर, रिटर्न से पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, या फिर न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर, हम यहाँ पर ही कह देते हैं, और यहाँ पर ईयर। अब टर्नरी ऑपरेटर याद है किसी भाई को, सॉरी टेम्पलेट लिटरल्स, जिसमें हम स्ट्रिंग और जावास्क्रिप्ट एक साथ लिख लेते थे। तो यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट के साथ, सॉरी स्ट्रिंग के साथ जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका, हमारा ये सारा स्ट्रिंग है ना, HTML है, HTML में ही हमने जावास्क्रिप्ट को भी लिखना है। तो हम क्या करते हैं, इस ईयर की जगह अब हमने यहाँ पर ईयर लिख देना है। तो सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, उसने सिस्टम का करंट डेट उठाना है, उसमें से गेट फुल ईयर निकाल के ईयर में स्टोर कर देना है, और यहाँ पर वो ईयर को दिखा देगा। सेव करें। अच्छा जी, हमने फुटर बना लिया, फुटर का BG हम कर देते हैं डार्क, और पैडिंग वाई हम कर देते हैं 3, और इंडेक्स में आके अब यहाँ पर app.js में हेडर के बाद हमारा मेन कोड होगा जो भी होगा, और लास्ट में हमारा फुटर आएगा।
अच्छा जी, अब देखें, हमने हेडर इंपोर्ट किया था, हेडर हमने इंपोर्ट किया कंपोनेंट्स में। हेडर, जब हमने हेडर इंपोर्ट किया था तो ये कौन सी फाइल को गेट कर रहा था? जी शहजादा बताएंगे? नहीं, ये जब हम हेडर कर रहे हैं तो हेडर के अंदर हमारे पास जो फाइल है वो index.js है। ये index.js को गेट कर रहा है। उस index.js में हमने नैव बार को इंपोर्ट किया हुआ है, तो नैव बार को वो डायरेक्ट नहीं यूज़ कर रहा है, वो सबसे पहले इंपोर्ट कर रहा है index.js को। index.js के अंदर जो कुछ भी होगा वो उसने शो करवा देना है। ठीक हो गया जी। लेकिन अब यहाँ पे देखें, हमारे पास फुटर फोल्डर है, फुटर के अंदर फुटर फाइल का नेम भी है और index.js भी है। इस कंपोनेंट में जाके वो फुटर के फोल्डर में जाता है, वो यहाँ तक पहुँच गया, उसके अंदर वो फुटर फाइल को भी देख लेता है जो वो उसको यूज़ कर रहा है। हमें क्या चाहिए? फुटर में से index.js चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फुटर को बैक कर दें और वो ख़त्म कर दें, तो आपके पास अब वो फुटर ये फोल्डर के अंदर जो index.js फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। सेव करें और यहाँ पर फ्रेश किया तो कुछ भी नहीं आया फुटर। अच्छा जी, index.js में हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो सेव करें तो यहाँ पर आपको वो देखें फुटर नज़र आ गया और टेक्स्ट उसका कलर, दरअसल ये ब्लैक कलर ही है, टेक्स्ट वाइट कर दें तो अब वो नज़र आ जाएगा। ये आ गया और इसको टेक्स्ट हम कर देते हैं सेंटर, तो आपको ये सेंटर में आ गया। p/3 की जगह हम कर देते हैं 2 और आ गया। ऑलराइट जी, ये आपका कुछ स्ट्रक्चर बन गया। हेडर आपका मेन जितना भी कंटेंट है सारा वो, और आपका ये फुटर। जी, अब तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें आप लोग। जी एनीवन? जी नुमान भाई, आपकी आवाज़ नहीं सही से आ रही। दोबारा क्वेश्चन करें, आवाज़ नहीं आई आपकी सही से। इंपोर्ट कैसे करवाया? हमने नैव बार को देखें, हमारे हेडर के अंदर कितनी फाइल्स हैं? एक हमारी, बल्कि इन सबको ख़त्म करते हैं पहले। सोर्स फोल्डर में कंपोनेंट्स, हमारे पास 2 कंपोनेंट है इस टाइम, हेडर और फुटर। हेडर में हमारे पास एक फ़ाइल है index.js की और एक है navbar.js की, और इस हेडर फोल्डर को हमने कंप्लीट इंपोर्ट करना। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हेडर के अंदर ही आपके पास एक और फाइल आ जाती है टॉप बार की, topbar.js rfc। हम यहाँ पर इसे हेडर कंसीडर करवा देते हैं और कंटेनर रो कॉलम, और यहाँ पर p.mb0.text center.text वाइट कह देते हैं टॉप बार। ठीक है जी, हमने ये कर दिया इसके साथ। और अब हम चाहते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पर हेडर को हमने इंपोर्ट किया, लेकिन ये फ़ोल्डर है ना, हम नैव बार को इंपोर्ट करें और हम साथ में टॉप बार को भी इंपोर्ट करें। ऐसा ही होगा ना, जिसको ऊपर इंपोर्ट करेंगे वो ऊपर आएगा, जिसको नीचे इंपोर्ट करेंगे वो आपको नीचे नज़र आ जाएगा। अब ये टॉप बार जो है ये हेडर का ही एक हिस्सा है, हेडर में ही आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस index.js की फ़ाइल में ही इस अब टॉप बार को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे सिर्फ चेंजेस की, ये जो फ़ाइल है इंडेक्स की फ़ाइल, इसको ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पर हेडर कंपोनेंट्स में जाओ, हेडर के फोल्डर में
अब अगर हम कोई फ़ाइल का नेम नहीं देते हैं तो ये हेडर क्या देखता है, ये उसके अंदर index.js की फ़ाइल को देखता है। तो index.js की फ़ाइल में आपके पास टॉप बार भी है और अब nav बार भी है। सेव करें तो यहाँ पर अपनी ऐप में आए तो ये देखें। अच्छा जी, इसका कलर चेंज करते हैं, bg हेडर का क्लास नेम bg ग्रे कहते हैं। सेव किया, अच्छा जी ग्रे नहीं है, चलो जी bg सक्सेस कह देते हैं। सेव करें तो आपका वो ग्रीन कलर का आ जाएगा। ओके जी, ये आपका टॉप बार आ गया। तो इंपोर्ट हमने क्या किया था app.js में हेडर को, उस हेडर में ये यूज़ किसको कर रहे हैं, इस index.js को। इस index.js के अंदर आपके पास दो फाइल हैं, टॉप बार और nav बार। अगर हम टॉप बार को नीचे कर देते हैं तो nav बार हमारा ऊपर चला जाएगा और टॉप बार देखें नीचे को आ जाएगा। टॉप बार को ऊपर करते हैं तो टॉप बार ऊपर आएगा। यहाँ पर हम सिंपल इस तरह लिख देते हैं तो आपका ये भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये देखें। जी क्लियर है इतना? nav बार में index.js की फ़ाइल बनाई है? नहीं, nav बार में तो हमारा nav का ही कोड है। फुटर में हमने index.js की फ़ाइल बनाई है, ऐसा ही है जी। ये देखें जी, हम इंपोर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, app.js में कर रहे हैं। ये देखें हमने क्या किया, फुटर को इंपोर्ट करो, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स में जाओ और कंपोनेंट्स में उसको एक फुटर का फ़ोल्डर मिलेगा, ऐसा ही है। अगर तो हम इसके अंदर किसी फ़ाइल पे नहीं जाते हैं तो ये डायरेक्ट इसके अंदर एक फ़ाइल को देखेगा index.js। अगर तो वो फ़ाइल मौजूद होगी तो वो उसको रेंडर करवा देगा, अगर नहीं होगी तो वो एरर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इस इंडेक्स की फ़ाइल को, या फिर इंडेक्स का नेम ही मैं चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं तो अब ये देखें, कांट रिजॉल्व कंपोनेंट्स फुटर, ठीक हो गया जी। अपने ऐप में आते हैं तो वो देखें वो एरर दे रहा है कि फुटर के अंदर उसको कोई index.js की फ़ाइल नहीं मिली है। अब मैं इसका अगर नेम दोबारा से इंडेक्स रख देता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ये देखें, और वो कंपाइल भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी समझ लगी कि नहीं लगी अभी तक? जी बोलें कोई एक भाई। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो उसको रेंडर करवाएगा, नहीं मिलेगी तो एरर दे देगा। बस ये तो कंपोनेंट्स के लिए ना, ये तो मतलब जाहिर सी बात है। अगर आप कंपोनेंट्स में डायरेक्ट कह लें कि फ़ोल्डर कोई भी ना बनाए, आपने क्या करना था, कंपोनेंट्स में ही nav बार और टॉप बार की फ़ाइल बनाई और फुटर की अलग से फ़ाइल बना दी। लेकिन एक फुटर के अंदर ही हमारे पास ना अक्सर 3 से 4 सेक्शंस भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब फुटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, उस फुटर के फ़ोल्डर के अंदर आएंगी। हेडर के अंदर की जितनी चीज़ें हैं वो हेडर में आएंगी। तो ये चीज़ है, इस वजह से फ़ोल्डर बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। आप जब किसी भी फ़ोल्डर पे नेविगेट होते हैं, अगर फ़ोल्डर में से किसी फ़ाइल को इंपोर्ट नहीं करती हैं तो वो क्या होता है कि वो index.js को इंपोर्ट करता है। जी बिल्कुल ऐसा ही, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी, इतना क्लियर है?
ओके जी तसव्वुर भाई आप बताएं, समझ लग रही है आपको? ये सर लग रही है इंशाल्लाह, एक बार रिवाइज करके तो। जी इंशाल्लाह, चलो जी माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, हेडर और फुटर, इसके बाद हम आ जाते हैं, चलो जी अब हम कोड पे आ जाते हैं। रिएक्ट ES6, व्हाट इज़ ECMAScript 6? ECMAScript was created to standardize JavaScript and ES6 is the sixth version of ECMAScript. It was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015. React 16.8 से पहले इस टाइम जो React का वर्ज़न चल रहा है, React का इस टाइम जो वर्ज़न है वो है 18.1.0, तो 16.8 तकरीबन कोई कह लें कि 3 साल पहले, शायद 3 साल पहले आ चुका था, या फिर सर्च करना होगा तो कर लीजिएगा। तो 16.8 से पहले, अब यहाँ पे देखें इस टाइम टॉप बार में हम कर क्या रहे हैं, हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं, इस तरह फंक्शन बनाया जाता है। आप ना इसको बेशक ख़त्म कर दें। तो अब सिंपल देखें, ये एक फ़ंक्शन है, ऐसा ही है, फंक्शन एक सिंपल बनाया ना फंक्शन। आप फंक्शन कितने तरीक़ों से बना सकते हैं, कितने फंक्शन की कितनी टाइप्स हैं जी? 2 है ना, एक सिंपल जो बेसिक फंक्शन कहलाता है और एक एरो फंक्शन है। तो आप इस कंपोनेंट या इस फंक्शन को आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं और आप सिंगल या सिंपल जो फंक्शन है वो भी बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे हैं, हम ऊपर ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आप इसको ना करें, नीचे जाके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दें, किसको करना है, टॉप बार को करना है, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, या तो ऊपर लिख लें या फिर नीचे जाके इस तरह लिख लें, तो ये आप पे ही डिपेंड करता है जिस तरह भी करना हो। इससे क्या होता है कि ये डायरेक्ट ही यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है और हमें नीचे जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा अब ये देखें, ये एक बना हुआ है फंक्शन, तो इस फंक्शन से पहले क्लास बेस्ड रिएक्ट होती थी, तो हमने वो नहीं यूज़ करना है, हमने फंक्शन बेस पे ही रहना है। तो इस वजह से इस क्लासेस को ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। रिएक्ट ES6 क्लासेस इसको छोड़ दें। पहले मैं आपको दिखा दूं, पहले क्या होता था, इस तरह का कोड होता था, अ सिंपल क्लास कंस्ट्रक्टर और कॉन्स्ट माई कार इक्वल टू न्यू कार फोर्ड क्लास कार क्लास इनहेरिटेंस, ये कोई इस तरह का आपका कोड होता था रिएक्ट का, तो काफ़ी मुश्किल लगता था। अब क्या आ गया है, अब सिंपल फंक्शन बेस्ड आ गया और वो बहुत इजी है। एरो फंक्शन बनाना आप लोगों को आता है। पहले जो कोड था सिंपल इस तरह था, हेलो इक्वल टू फंक्शन रिटर्न कर दो हेलो वर्ल्ड, तो हेलो जब भी आप कॉल करेंगे आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। विद एरो फंक्शन हेलो इक्वल टू एरो बनाया और रिटर्न कर दिया हेलो वर्ल्ड। इसको मज़ीद शॉर्ट किया जा सकता है, हेलो इक्वल टू पैरेंथेसिस और रिटर्न ना भी लिखें, अगर सिंगल लाइन कर रहे हैं, एक ही लाइन में कर रहे हैं, तो आप रिटर्न ना भी लिखें तो तब भी काम कर जाता है। ये चीज़ होगी। एरो फंक्शन विद पैरामीटर्स, हेलो वैल्यू मिलेगी, हेलो प्लस वैल्यू। अगर तो सिर्फ एक ही पैरामीटर तो आप पैरेंथेसिस को भी स्किप कर सकते हैं। तो अब देखें इसका कोड, VAL हेलो प्लस VAL मीन्स के वैल्यू, तो ये एरो फंक्शन है। और जी ES6 में वेरिएबल्स सेम वही चीज़, VAR लेट और कॉन्स्ट जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। VAR क्या होता है, आउटसाइड ऑफ फंक्शन इट बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। अगर फंक्शन के अंदर हो तो वो फंक्शन स्कोप होता है, अगर वो करली ब्रेसिस में हो मीन्स के ब्लॉक में हो, i.e. अ फॉर लूप, तो वेरिएबल तब भी ब्लॉक स्कोप ही होता है। जैसे अगर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर VAR i इक्वल टू 5 कर देते हैं और ऊपर VAR कहीं पे कुछ भी यूज़ हो रहा हो, तो VAR की वो वेरिएबल से बनाए हुए वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हमने लेट से ही काम करना है, और कॉन्स्ट, लेट और कॉन्स्ट हम यूज़ कर रहे होंगे।
तो ये चीज़ ES6 एरे मेथड्स है। एरे मेथड्स में हमारे पास मैप, लेट्स सपोज हम यहाँ पर हमारा अब एक पेज बनेगा, पेज का नेम देते हैं हम होम। उस होम के अंदर हमारे पास मेन फाइल जो होगी वो होगी index.js। पेजेस में ही हमारे पास एक और फोल्डर बनेगा about.js, सॉरी फोल्डर का नेम about, और उस about के अंदर आप index.js कह सकते हैं। उसी तरह कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट के अंदर भी हमारी मेन फाइल जो होगी वो index.js होगी। तो RFC इंडेक्स, RFC इंडेक्स और RFC इंडेक्स। अच्छा जी, इस होम में अब हमारा ये एक होम का पेज है। इस होम पेज में आपके पास, चलें जी हम सबसे पहले होम को ही इंपोर्ट करते हैं app.js में। अब हमारे पास ये जो चीज़ थी इसको ख़त्म करें। हेडर, फुटर और दरमियान में हमारा पेजेस जो भी होंगे हम क्या देते हैं, होम। हमारा हेडर, फुटर और पेजेस में जाके इंपोर्ट करो होम को फ्रॉम। अब आएगा पेजेस, और पेजेस में आपके पास होम। सेव किया तो आपके पास ये देखें, ये होम का इंडेक्स आ गया। अब इस इंडेक्स में जो हम होम कर रहे थे, हम यहाँ पर उस चीज़ को करते हैं माई रिएक्ट ऐप, तो आपके पास वो माई रिएक्ट ऐप आ जाएगी। और यहाँ पे लिख देते हैं माई होम पेज, तो आपके पास माई होम पेज। अच्छा जी, अब इस होम पेज में भी काफ़ी सारे सेक्शन हो सकते हैं। आपका स्लाइडर सेक्शन हो गया, और आपका फीचर्स का सेक्शन हो गया, आपका प्रोडक्ट्स का सेक्शन हो गया, फैक्ट्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले हम इस होम के अंदर मज़ीद सेक्शन बना लेते हैं। सेक्शन का नाम दे देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइडर। स्लाइडर है तो slider.js या फिर कैराजोल कह दें, जिसको कहा जाता है कैराजोल.js। RFC आपके पास कैराजोल। होम में आके अब हमने क्या करना है, उस कैराजोल को इंपोर्ट करें, कैराजोल, और ये इंपोर्ट हो चुका। सेव किया तो आपके पास ये देखें कैराजोल आ गया। अब यहाँ पर इसको ख़त्म करें। डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो के अंदर कॉलम, और H1 कह देते हैं कैराजोल पेज, तो आपके पास कैराजोल पेज आ गया। ओके जी, अब हमारे पास हम करने लगे थे मैप मेथड जी, मैप मेथड। लेट्स सपोज हमारे पास कॉन्स्ट माई एरे, हमने कह दिया कॉन्स्ट माई एरे। हम ये इस एरे को अपने इस पेज में दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर मैप चला दें। हमने इसको लिस्ट आइटम में दिखाना है, 1 बाय 1 करके लिस्ट आइटम बनेगी। तो जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका, कर्ली ब्रेसेस एंटर करें, टेम्पलेट लिटिल जन। तो हमने मैप चलाना है इस माई एरे पे, इसको कह देते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स कह दिया। अब हमारे पास उस एरे का नेम है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को करो मैप। इसके फर्स्ट पैरामीटर में एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा। यहाँ पर आपके पास 1 बाय 1 करके आइटम, और सेकंड में इंडेक्स। तो फ्रूट्स में आपको फ्रूट मिलेगा सिंपल, और सेकंड में आपको इंडेक्स मिलेगा।
आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। मैं वन बाय वन करके सिंपल पी एलिमेंट में ही दिखा देता हूँ। फिल वक्त फ्रूट कर्ली ब्रेसेस, उसमें हमने क्योंकि जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है आपके पास फ्रूट। और अब यहाँ पर आपको ना एक एरर मिल जाएगा, मीन्स के कोड तो एग्जीक्यूट होगा लेकिन ये आपको एक वार्निंग देगा। यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखें वन बाय वन करके आपके पास एप्पल, बनाना और ऑरेंज। स्टाइलिंग आप कोई भी कर सकते हैं। डाटा जो दिखाना है आपने वो सिंपल उस पर मैप चला देंगे और आपके पास डाटा आ जाया करेगा। यहाँ पर देखें आपको वो बता रहा है, वार्निंग ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप, चेक द रेंडर मेथड ऑफ कैराजोल, सी इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको बता रहा है कि जितने भी चाइल्ड होने चाहिए उनकी ना एक यूनिक की होनी चाहिए, प्रॉप। ये पी एलिमेंट है। जब भी आपने मैप चलाना है उसका जो भी पेरेंट होगा, आप जिसको भी रिटर्न कर रहे हैं उसके पेरेंट में आपने की एट्रीब्यूट है, और की जो है हमेशा यूनिक होनी चाहिए, हमेशा। अच्छा जी, इस टाइम हमारे केस में फ्रूट जितने भी हैं उन सब का नेम यूनिक है। हम यहाँ पर क्या देते हैं, फ्रूट। सेव किया, रिफ़्रेश किया तो एरर ख़त्म हो चुका है। ठीक हो गया जी, और ये चीज़ें आ गई। हम यहाँ पर एक और चीज़ बना देते हैं, सेम ऑरेंज कर देते हैं। तो अब क्या, फोर्थ एलिमेंट जो आएगा, फर्स्ट एलिमेंट में एप्पल, सेकंड में बनाना, थर्ड में ऑरेंज और फोर्थ में दोबारा ऑरेंज। क्या इसमें से सारे फ्रूट्स यूनिक हैं? बताएं। इसमें ऑरेंज अब एक मैच कर रहे हैं ना, तो अगर की में जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें वो बता रहा है कि ये यूनिक नहीं है, लेकिन हमें यूनिक चाहिए। तो हमारे पास यूनिक जो आ रहा है, इंडेक्स यूनिक आएगा हमेशा, इनका इंडेक्स यूनिक है ना हमेशा, 0 1 2 3 जितने मर्ज़ी हज़ारों में चले जाएं तो इंडेक्स हमेशा यूनिक आएगा। तो अगर तो आपके पास इस तरह की कोई चीज़ है तो यूनिक है, फॉर एग्जांपल इस तरह आईडी होती है वो यूनिक होती है, तो आप आईडी को कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर इंडेक्स कर दें लाजमी। तो अब क्या होगा, अब वो हमेशा यूनिक ही रहेगा। सेव किया तो ये देखें एप्पल, बनाना, ऑरेंज और वो एरर भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर कोई किस चीज़ की पहचान, यूनिक इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा यूनिक होगा। इंडेक्स है ना, फॉर एग्जांपल ये किस इंडेक्स में मौजूद है हमारे पास एप्पल जी, इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। और इसका 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 आप इस तरह 1000 एलिमेंट्स ले जाएं, उन सब का इंडेक्स यूनिक होगा कि नहीं होगा जी। तो यहाँ पर वही इन एलिमेंट्स का इंडेक्स आ रहा है। आपको फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे एप्पल मिलेगा, फर्स्ट में बनाना, सेकंड में ऑरेंज, थर्ड में भी ऑरेंज मिलेगा, लेकिन इंडेक्स तो यूनिक होगा ना उस एलिमेंट का। तो की में आपने इंडेक्स पास कर देना है। यहाँ पे इंडेक्स लिख लें या आई लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी आपको आई लिखना पड़ेगा। सेव किया जी। अब मुझे दोबारा से बता दें, आप इसके अलावा कुछ पूछ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। यही चीज़ें आप कह रहे थे ना कि यूनिक क्या चीज़ हो, ये इंडेक्स यूनिक होगा। जी गाइस, क्लियर है इतना? अच्छा जी, अब एक और चीज़, लेट्स सपोज ये फ्रूट्स जो हैं, ये फ्रूट्स यहाँ पर जो आ रहा है, ओके जी, कैराजोल, कैराजोल में ही हम मैप कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक और एलिमेंट बनाते हैं, फ्रूट्स का।
और उसको कह देते हैं JS, फ्रूट्स डॉट JS, RFC फ्रूट्स। हमने रेंडर यहाँ पे करवाना है, हमने उस फ्रूट्स को रेंडर यहाँ पे करवाना है, लेकिन फ्रूट्स जो हैं, जो डाटा जो हमारे पास आ रहा है वो इस एलिमेंट में आ रहा है, ये फ्रूट्स हैं। अच्छा जी, इस फ्रूट्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं इस कैराजोल में, इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं ना, जिस तरह हम बाकी एलिमेंट्स वो जितने भी हैं फाइल्स उसको कहीं पे भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही इंपोर्ट करें फ्रूट्स को फ्रॉम फ्रूट्स, और यहाँ पर हम फ्रूट्स कह देते हैं। सेव किया, इसको भी सेव किया, यहाँ पे देखिएगा आपके पास ये फ्रूट्स आ रहे हैं। ठीक होगा जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रेंडर जो है ये जो हम मैप जो करवा रहे हैं ये हम यहाँ पर करवाएं, लेकिन इसके लिए इस मैप को चलाने के लिए हमें फ्रूट्स चाहिए, ऐसा ही है। हमने जिस पे मैप चलानी है हमें वो एरे तो चाहिए। तो डाटा जो है आपको कैराजोल में ही मिल रहा है, आपको इस फ्रूट्स में नहीं मिल रहा है। तो उस फ्रूट्स को यहाँ पर यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहा है तो इस फ्रूट्स एलिमेंट में आप एक प्रोब पास कर दें। जिस तरह हम वो करते थे सिंपल HTML में एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट का जो भी नेम लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ्रूट्स कह देते हैं इक्वल टू करली ब्रेसेस। हमने पास क्या करना है, फ्रूट्स करना है, तो फ्रूट्स कर दें, आपके पास फ्रूट्स आ गए। हम यहाँ पर अगर कोई तस्वीर भी लेना चाहें, हमारे पास तस्वीर, चले उसको बाद में देख लेंगे, आपको तस्वीर भी दिखा सकते थे। खैर, वक्ती तौर पर फ्रूट्स अब यहाँ से पास हो रहे हैं इस एलिमेंट में, इस कंपोनेंट में फ्रूट्स पास हो रहे हैं। हम फिल वक्त इसको तो ख़त्म करें, सेव किया तो आपके पास फ्रूट्स ख़त्म हो गए। अब इस फ्रूट्स के अंदर आपको ये फ्रूट्स मिल जाएंगे। फ्रूट्स मिलेंगे कहाँ पर, फंक्शन जो हम फ्रूट्स बना रहे हैं इसके पैरेंथेसिस में आपको प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक होगा जी, प्रॉप्स है। मैं फिल वक्त ना इसको ख़त्म करता हूँ। फ्रूट्स यहाँ पर प्रॉप्स किया और साथ ही कंसोल डॉट लॉग करता हूँ प्रॉप्स, सेव किया तो यहाँ पर देखें आपको ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जी, ऐसा ही है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अगर फ्रूट जहाँ पे हम ये इसको कंसोल करवा रहे हैं हम इसको भी यूज़ नहीं करते हैं, हमने फ्रूट्स को भी कमेंट कर दिया, मीन्स कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेव करें, रिफ़्रेश करें तो वो देखें वो कंसोल नहीं हो रहा है क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा है। अब हम इसको यूज़ करते हैं, कंसोल करेंगे तो ब्लैंक आ रहा है। हम यहाँ से फ्रूट्स के नेम से फ्रूट्स को ही भेज रहे हैं। सेव करें तो अब यहाँ पर देखें आपके पास एक एरे आ रही है फ्रूट्स के नाम से। आपको प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से फ्रूट्स को गेट करना हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में से कोई की गेट करते हैं तो किस तरह करते हैं, डॉट लगा के। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स लिखते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास वही फ्रूट्स आ रहे हैं जो आपने इस पेज से भेजे थे। तो यहाँ पर जब हमारे पास फ्रूट्स आ रहे हैं तो क्या हम इसको अब रेंडर करवा सकते हैं, मैप करवा सकते हैं ना।
अच्छा जी, इस फ्रूट्स को डीस्ट्रक्चर करने का तरीका, आपने आपने इसमें से फ्रूट्स अगर निकालने हैं, अच्छा जी फॉर एग्जांपल हमने इस फ्रूट्स को यूज़ करना है, एक तरीका ये है कि हम हर जगह प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स लिखें, प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स लिखें। फॉर एग्जांपल बल्कि वो जो चीज़ थी हमने यहाँ पे इसको क्या किया, ये किया था, इसको ख़त्म करें और इसको यहाँ से कट करें, सेव किया, यहाँ पे इसको रेंडर कर दें फ्रूट्स डॉट मैप। लेकिन फ्रूट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्रॉप्स से मिल रहे हैं, तो हमने अब यहाँ पर प्रॉप्स लिखना है, प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स डॉट मैप। सेव किया तो यहाँ पर इसको जब किया तो ये देखें वो फ्रूट्स आ गए, रिफ़्रेश करें तो आपको ये फ्रूट्स मिल जाएंगे। लेट्स सपोज़ आपने ये इस फ्रूट्स को कोई 100 टाइम्स यूज़ करना है, तो आप बार बार प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स प्रॉप डॉट फ्रूट्स लिख रहे होंगे। इस चीज़ से बचने के लिए हम डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डीस्ट्रक्चर करने का तरीका, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रूट्स, फ्रूट्स इक्वल टू, ये फ्रूट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं जी, प्रॉप्स से मिल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर प्रॉप्स लिखना है। तो अब आप यहाँ पर इस प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स लिखने की बजाय सिर्फ फ्रूट्स लिखेंगे तो अब ये वाला यूज़ होगा और ये इस तरह ही काम करेगा जी। अब बताएं कोई सवाल हो किसी का, एनीवन? जी वैस भाई ऊपर से तो नहीं गुजर रही? बेहतरीन जा रहा है ना सिस्टम सब? जी वो तो है, जारी से बात प्रैक्टिस होगी तो सिर्फ देखने से तो नहीं होता, बाकी ये कि समझ तो लग रही है ना। चलो बेहतर आप मेरे पे आ जाते हैं, अपना बताएं आपको समझ लग रही है कि नहीं लग रही है? बस ठीक आ गया, बेहतरीन आ गया। मेरे पढ़ाने से नहीं है, पढ़ाने वाले मेरे से बहुत अच्छे अच्छे हैं, अपना बस देखेंगे आपको समझ लग रही कि नहीं लग रही। वो तो है, आपको समझ लग रही है। चलो जी, ओके जी। तो सबर भाई, अच्छा अनुमान भी आपकी ना आवाज़ नहीं सही आती बिल्कुल भी, मेरे ख्याल हैंड फ्री आपने लगाई है जो इशू कर रही है। हाँ जी, स्टोर नहीं करवा रहे हैं, दरअसल हम डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब प्रॉप्स में से हमने फ्रूट्स को निकाल लिया, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स सेव करें, तो यहाँ पर जिस तरह हम बार बार प्रॉप्स डॉट फ्रूट्स कर रहे थे, अब हम यहाँ पर सिर्फ फ्रूट्स लिखेंगे तो ये काम करने लग जाएगा। मीन्स कि हमने प्रॉप्स में से फ्रूट्स को निकाला है। आपकी बात बहुत कम आई। आ गई है जी अंश भाई, आप बताएं। चलो जी, तो सबर भाई आप, अच्छा जी सर आ रही। ओके जी। जी मिस फाइका आप बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आई। ओके जी। जी वकास साहब क्लियर है आपको? चलिए बेहतरीन, माशाल्लाह। ओके जी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे कौन से हैं। अच्छा जी, एरे हो गया और उसके बाद डीस्ट्रक्चरिंग, एरेज में से एलिमेंट्स को गेट करना। बिफोर हम क्या करते थे, कॉन्स्ट व्हीकल्स है, व्हीकल्स में मस्टंग F-150 और एक्सपेडिशन, तो कार में व्हीकल 0,
ट्रक व्हीकल्स 1 SUV व्हीकल्स 2। तो विद डीस्ट्रक्चरिंग हम किस तरह कर सकते हैं, कॉन्स्ट कार ट्रक और SUV में व्हीकल्स आपके 1 बाय 1 करके आ जाएंगे। व्हीकल्स 0 कार बन जाएगा, व्हीकल्स 1 ट्रक और व्हीकल्स 2 SUV बन जाएगा। तो ये आप एरे को इस तरह डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करने का तरीका, आप कर्ली ब्रेसेस लगाती हैं। लेट्स सपोज आपने इसमें से फर्स्ट एलिमेंट को करना है और थर्ड एलिमेंट को करना है, आप सेकंड को नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। कार कोमा, उसके बाद दोबारा कोमा लगा दें और फिर SUV। मीन्स के व्हीकल्स 0 की वैल्यू कार में और व्हीकल्स इंडेक्स 2 की वैल्यू SUV में आ जाएगी। जो व्हीकल्स 1 है वो ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। डीस्ट्रक्चरिंग कम्स इन हैंडी व्हेन अ फंक्शन रिटर्न्स अ रे। रिटर्न, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ऐड करें 4 + 7, सब्ट्रैक्ट A - B मीन्स के 4 - 7, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 और 4 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको देख लीजिएगा, ये अच्छी चीज़ें हैं, फ्यूचर में काम भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्ट्स डीस्ट्रक्चर करने का तरीका, अच्छा जी, मैसेज इक्वल टू माई व्हीकल डॉट टाइप, व्हीकल डॉट कलर, व्हीकल डॉट ब्रांड, व्हीकल डॉट मॉडल। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डीस्ट्रक्चर कैसे करेंगे, फंक्शन माई व्हीकल टाइप, कलर, ब्रांड, मॉडल। अच्छा जी, यहाँ पे ही ना, बल्कि जिस तरह हम ये प्रॉप्स कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर फ्रूट्स लिख दें तो ये तब भी काम करेगा। ये देखें, ये आपके पास तब भी आएंगे क्योंकि आप डायरेक्ट ही यहाँ पे डीस्ट्रक्चर इसको कर रहे हैं। एक ये तरीका है और एक वो प्रॉप्स आप पहले लिखें। बेसिकली अब ये प्रॉप्स है, ये ऑब्जेक्ट जो है प्रॉप्स है, प्रॉप्स में से आप फ्रूट्स को निकाल रहे हैं डायरेक्ट ही। तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, लेकिन फिर आपको यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस को ख़त्म करके प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। जी क्लियर है? ओके जी, इसके बाद डिस्ट्रक्चर हो गया। स्प्रेड ऑपरेटर, अच्छा जी, फॉर एग्जांपल नंबर्स 1 1 2 3 और नंबर्स 2 4 5 6 है। आपने इन दोनों एरे को किसी एक एरे में, इन सारी की वैल्यू आपको एक एरे में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोड में आए, आपने एक कॉन्स्ट नंबर्स 1 एरे बनाई 1 2 3 और नंबर्स 2 4 5 6। आप चाहते हैं कि ये सारे मेरे पास एक में ही आए। आप चाहते हैं कि नंबर्स कंबाइंड में ही ये आपके पास सारी की सारी एरे आए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नंबर्स 1 प्लस नंबर्स 2 करें और आपके पास वो एरे बन जाए। ऐसा नहीं, हमने क्या करना है, हम एक एरे बनाएंगे। अगर एरे ही है तो एरे बनाई, 3 बार आपने ये फुल स्टॉप लगाने या डॉट कह लें, उसके बाद एरे का नेम लिखेंगे। नंबर्स 1, सबसे पहले नंबर्स 1 आ जाएंगे, मीन्स कि अब ये 1 2 3 आ गए। कोमा लगाया, 3 बार डॉट, नंबर्स 2, तो अब यहाँ पर 4 5 6 है। अब आप इसको कंसोल डॉट लॉग करें नंबर्स कंबाइंड, तो ये आपको यहाँ पर शो करवा देगा। ये देखें 1 2 3 4 5 6। आप इसको ख़त्म कर दें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 आएगा। अगर आप इसको इस तरह करें, सेव करें, तो आपके पास 1 2 3 और प्लस नंबर्स 2 करें, तो अब आप देखें यहाँ पे ये किस तरह आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग बन चुका है।
अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। तो हमें तो स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें एरे ही चाहिए। तो एरे के लिए फिर आपको इस तरह स्प्रेड करना पड़ेगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज फ्रूट्स एंड लेट अदर फ्रूट्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर कहते हैं मैंगो, वाटर मेलन, अच्छा जी। वो दरअसल फ्रूट्स जो है हमारे पास एरे है, मैं दरअसल ऑब्जेक्ट समझ रहा था। चलिए जब ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो हम तब देख लेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ बननी थी और मैंगो की जगह यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, चलें उसको देखेंगे। अच्छा जी, अब इस नंबर्स कंबाइंड में ही अगर आपको ये फ्रूट्स भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल इसको स्प्रेड कर दें। सेव किया तो अब देखें यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ऑरेंज आ गए। हमने इस फ्रूट्स को ही ये भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर्स कंबाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर इस फ्रूट्स की जगह नंबर्स कंबाइन कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 एप्पल, बनाना, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने अब नंबर्स कंबाइंड को मैप कर दिया। हमें फ्रूट्स चाहिए तो हम फ्रूट्स को ही कर लेते हैं, ये बस दिखाने के लिए था। तो इसमें से बता दें किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। जी ये क्लियर है इतना? ओके जी, हमारे पास ES6 स्प्रेड ऑपरेटर, नंबर्स 1 2 और रेस्ट, 1 2 एंड रेस्ट। ठीक हो गया जी। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह इसमें से गेट करना हो तो 1 की वैल्यू नंबर्स 0, 2 की वैल्यू नंबर्स 1 मींस के इंडेक्स 1, और रेस्ट आप इस तरह कर देते हैं तो 1 बाय 1 करके जितनी वैल्यू बनती है वो आ जाएगी। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट का भी चलिए हम देख ही रहे, सामने आ गया है माई व्हीकल और अपडेट माई व्हीकल। अच्छा जी, इसमें टाइप, ईयर और कलर, ब्रांड, मॉडल और कलर। अच्छा जी, कोई एक भाई माइक ऑन कर लें और मुझे इनका बता दे बस। तो यही टॉपिक है, बाकी ये 2 चीज़ें आपके पास आती हैं तो बस ये देख लेते हैं। माई व्हीकल में कौन कौन सी की है? ब्रांड, मॉडल और कलर है। और अपडेट माई व्हीकल में कौन कौन सी चीज़ें हैं? टाइप, ईयर और कलर है। इस इंडेक्स में और इस इंडेक्स में कोई की मैच कर रही है? कलर की कर रही है। ठीक हो गया जी। तो जब हम स्प्रेड करते हैं तो होगा क्या, सबसे पहले वैल्यू आएगी माई व्हीकल की। तो माई व्हीकल में क्या क्या चीज़ें हैं? ब्रांड, मॉडल, ब्रांड आ जाएगा फोर्ड, मॉडल आ जाएगा मस्टैंग और कलर आएगा रेड। ठीक हो गया जी, ये माई व्हीकल आ गया। उसके बाद अपडेट माई व्हीकल में अगर तो कोई भी की सेम होगी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, की एक्स्ट्रा नहीं आएगी, उसी की को वो अपडेट करेगा। अब होगा क्या, ये माई अपडेटेड व्हीकल, ब्रांड, मॉडल और कलर रेड आया। उसके बाद टाइप, ईयर
अब उसने देखा कि भाई कलर मैच कर गया है, तो अब उसने क्या करना है, कलर रेड की बजाय कलर को येलो कर देना है। ट्राई इट माई करते हैं, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं कोड में। कॉन्स्ट माई व्हीकल और कॉन्स्ट अपडेटेड माई व्हीकल, console.log माई अपडेट व्हीकल सेव किया, अपनी ऐप में आए तो ये देखें ब्रांड फोर्ड, कलर येलो, मॉडल मस्टंग, टाइप कार और ईयर 2021। अगर मैं यहाँ पर ही एक और लेट्स सपोज ईयर को कर देता हूँ 2000, तो इसमें अब ईयर इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, ऐसा ही है, ईयर 2021 है, तो उसके बाद ईयर क्या बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। सेव किया तो ये देखें ईयर आपका बन गया 2000। तो ये स्प्रेडिंग होती है। ओके जी, आपका अब चलो जी, एरे 1 एरे 2 एरेज कंबाइंड करने हैं, इनको स्प्रेड कैसे किया जाएगा। एरे तो बन चुकी है, स्प्रेड करना कैसे करेंगे। बताएं। एरे 1 कॉमा 3 डॉट एरे 2। चलो जी, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। यही इसका कोड है स्प्रेड करने का। ओके जी, ES6 मॉड्यूल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इनलाइन इंडिविजुअली एक्सपोर्ट, आपने कोई एक नेम बनाया या कोई भी वेरिएबल रखा, कॉन्स्ट नेम जैसी कॉन्स्ट एज 40, आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप इसको कहीं पे भी अब इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स message.js टर्नरी ऑपरेटर याद है। जी बताएं। टर्नरी ऑपरेटर था हमारा, लेट्स सपोज ना, इसमें अब डायरेक्ट जाके हम इफ़ कंडीशन नहीं लगा सकते इस तरह, इफ़ और एल्स। फ्रूट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। ये देखें हम यहाँ पर इस तरह डायरेक्ट कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। तो अब हमने अगर कंडीशन लिखनी है, लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिखूँ, अच्छा जी आपको ये फ्रूट्स में लेंथ मिल जाएगा। बताएं फ्रूट्स की डाटा टाइप क्या है। जी सर दो, फ्रूट्स की डाटा टाइप क्या है। फ्रूट्स की, ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स की डाटा टाइप एरे। एरे में हमें लेंथ मिल जाती है, वो तो हमें स्ट्रिंग में भी मिल जाती है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है जी लेंथ 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 4 है ना। मैं कहता हूँ फ्रूट्स डॉट
लेंथ ग्रेटर देन 1 या फिर क्या कहते हैं 0। 0 का मतलब है कि अगर इसमें कोई एक एलिमेंट है तो तब वो काम करो। अगर फ्रूट्स की लेंथ 0 से बड़ी है तो कहो फ्रूट्स अवेलेबल, कॉमा लगा के और सॉरी कॉलन लगा के अब हम इसको कंडीशन देते हैं एल्स की। अगर कोई ना हो तो फ्रूट्स अवेलेबल है, फ्रूट्स नॉट अवेलेबल। सेव किया, यहाँ पर है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे को नज़र आ रहा है फ्रूट्स अवेलेबल। मैं यहाँ पर कह देता हूँ फ्रूट्स की लेंथ ग्रेटर देन हो 5 से। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो सर। क्योंकि फ्रूट्स की लेंथ 5 से बड़ी नहीं है, फ्रूट्स की लेंथ है 4। सेव किया तो आपको मिल जाएगा फ्रूट्स नॉट अवेलेबल। तो ये टर्नरी ऑपरेटर आप फिर इस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट JSX में। जी ये क्लियर है? अब जिस तरह देखें विद टर्नरी ऑथेंटिकेटेड है, अगर तो ऑथेंटिकेटेड ट्रू है तो ऐप को रेंडर करो, अदरवाइज़ क्या करो रेंडर लॉगिन करो। अगर कलर ब्लू है तो रेंडर ब्लू करो, अदरवाइज़ रेंडर करो रेड। ओके जी, बाकी ये चीज़ इसमें से एक चीज़ जो है मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ हम कल इसको एक बार पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। जी आज के लिए इतना ठीक है या आगे पढ़ना है? काफ़ी है, ठीक हो गया जी। ओके जी, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज़ फिर वाइंड अप करें, टाइम भी काफ़ी हो गया। जी वो इफ़ कंडीशन की तरह ही है, इफ़ एल्स कंडीशन। लेट्स सपोज इफ़ ऑथेंटिकेटेड है तो क्या करो रेंडर ऐप करो, एल्स करो रेंडर लॉगिन। लेकिन रिटर्न के अंदर हम इफ़ कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिटर्न के अंदर हम इफ़ कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फ्रूट प्राइस 150 PKR, वैसे बस लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक हो गया जी 150 PKR। इसमें से मैं फ्रूट्स को ख़त्म कर देता हूँ। तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। इसकी मैं एग्जांपल कैसे दूँ अब? अच्छा जी, फ्रूट्स लेट्स सपोज यहाँ पर आपने हेडिंग भी तो दी हुई है H1 फ्रूट्स, लेकिन फ्रूट्स आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहे, इसको ख़त्म कर दें फ़िलहाल। फ्रूट्स लिखा हुआ तो हेडिंग तो नज़र आ रही है, लेकिन इसके नीचे फ्रूट्स कोई भी नज़र नहीं आ रहे। ऐसा ही है क्योंकि इस टाइम फ्रूट्स कोई भी मौजूद नहीं है। हम कहते हैं कि अब यहाँ पे लगेगी कंडीशन फ्रूट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, मीन्स के अगर उसमें कम से कम एक भी एलिमेंट हो तो तब जाके आप ये दिखाओ। अब इसके अंदर भी ना सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ही आएगा, मीन्स के एक साथ दो नहीं आएंगे। तो आपने अब क्या करना है यहाँ पर इसको एक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एलिमेंट? फ्रैगमेंट। इस तरह कर लेते हैं। तो आपने इसको इस तरह ले आना है, ठीक हो गया जी। फ्रूट्स की लेंथ
ज़ीरो से बड़ी है तो क्या करो, ये दिखाओ, अदरवाइज़ आप कुछ भी ना दिखाओ। और अब इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, तो ये आपका कोड बनता है। या ये कर दें या फिर फ्रैगमेंट दिखा दें, इस तरह कुछ भी कर सकते हैं। अब इस कोड को देखें, फ्रूट्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो। इस टाइम फ्रूट्स की लेंथ कितनी है? ज़ीरो है। तो क्या ज़ीरो बड़ा है ज़ीरो से? कंडीशन है ये फॉल्स, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं चलेगा, फिर चलेगा ये वाला। तो अब सेव करते हैं, तो अब आपको देखेंगे यहाँ पे फ्रूट्स की हेडिंग भी नज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल। सेव करें तो यहाँ पे देखें फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल आ गया। अब अगर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट भी हो, मीन्स के हम एक ही कह देते हैं एप्पल। अब इसकी लेंथ कितनी है? 1। तो क्या 1 ग्रेटर देन ज़ीरो? नो। तो फिर पहले अच्छा जी, 1 ग्रेटर देन ज़ीरो, कंडीशन ट्रू है, ट्रू हो तो फिर क्वेश्चन मार्क वाला वर्क करता है। तो अब आपके पास यहाँ पर देखें फ्रूट्स और उसकी एप्पल प्राइस यहाँ पे नज़र आ रही है जी। ट्रू है, ट्रू कह रहा हूँ, क्लियर है? ओके जी, किसी का कोई सवाल हो? ठीक है वैसे भाई, वाइंड अप करवाएं फिर, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। बाकी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। मैं इसको अभी के अभी मैं ना आपको बल्कि तरीका भी बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले गिट तो इनिट हुआ होगा। अच्छा जी, मैं आपको ये सारा कोड दे देता हूँ। गिट स्टेटस की मदद से आपको स्टेटस का पता लग जाता है कि कौन कौन सी फ़ाइल मॉडिफाइड हुई हैं, कौन सी डिलीटेड हुई हैं। और अच्छा जी, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, चलें इसको भी ख़त्म करें। गिट जो हमने किया, ये गिट का ना फ़ोल्डर बन जाता है। इस गिट को ख़त्म करें और अब यहाँ पर CLS सबसे पहले हम करते हैं गिट इनिट। गिट इनिट किया तो आपके पास यहाँ पर एक गिट का फ़ोल्डर बन जाता है। अच्छा जी, हमने क्या किया, इसका वो ख़त्म कर दिया, जबकि हम एक्सपो में हैं। इसको ख़त्म करें, उसका हमने गिट का फ़ोल्डर ख़त्म किया। अब इसको गिट इनिट करें तो यहाँ पे ये देखें गिट का फ़ोल्डर आ गया ब्लैंक। तो यहाँ पर गिट स्टेटस करें, स्टेटस, तो उसका स्टेटस पता लग जाता है कि अनट्रैक्ड फाइल्स हैं सारी। हम गिट ऐड करते हैं, सारी फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। अब इसमें देखें फ़ाइल्स कौन कौन सी जा रही हैं। सोर्स का फ़ोल्डर जा रहा है, पब्लिक का जा रहा है, पैकेज.json, पैकेज log.json, readme.md और गिट इग्नोर। फ़ोल्डर कौन सा नहीं जा रहा है इसमें? नोड मॉड्यूल्स नहीं जा रहा है। ठीक हो गया जी। मैं कहता हूँ गिट कमिट में आता है आपका मैसेज, फर्स्ट कमिट कह देते हैं गिट। अच्छा जी, कमिट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पर गिटहब की वेबसाइट पे, github.com। ओके जी, एक न्यू रेपो बनाते हैं, इसका नेम दे देते हैं सॉल्यूशंस, ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड है ना आप लोगों का, ऑनलाइन सॉल्यूशंस वर्ल्ड, OSW-react2 कि हमारा सेकंड लेक्चर था, तो react2 कह देते हैं। इसको पब्लिक करते हैं ताकि जिस जिसके पास लिंक जाए उसको ये कोड मिल जाए। क्रिएट रेपो। अच्छा, जैसे क्रिएट करते हैं तो अब देखें हमने गिट इनिट कर लिया है।
गिट ऐड डॉट भी हमने कर लिया और गिट एम फर्स्ट कमिट तक हमने कर लिया, ऐसा ही है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ही बाकी कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, एंटर करें तो आपकी वो जितनी भी फाइल्स थी वो अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे। पब्लिक का फोल्डर सोर्स गिट इग्नोर रीडमी डॉट एम डी पैकेज डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन। आपने कोड को गेट कैसे करना है, आपके पास ये लिंक आएगा और ऐसा ही नज़र आएगा। आपने जाना है कोड पे, यहाँ से जाके डाउनलोड ज़िप कर लीजिएगा, ठीक होगा जी। डाउनलोड ज़िप कर लीजिएगा, आपके पास ज़िप फाइल आएगी, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा। प्रोजेक्ट फोल्डर में ना आपको ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी। सिर्फ नहीं मिलेगा तो नोड मॉड्यूल्स नहीं मिलेगा। उस नोड मॉड्यूल्स को गेट करने के लिए जब आप उस फोल्डर में जाएंगे तो आपने क्या लिखना है, npmi लिख दीजिएगा। आपने लिखना है npmi, एंटर करेंगे तो जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल्ड होने के बाद आप लोगों ने npm स्टार्ट कर देना है, तो आपका ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो चलने लग जाएगा। तो इसका कोड देखिएगा, समझिएगा, जिस चीज़ की समझ न लगेगी वो पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके जी, इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ अभी, तो इसको फिर देख लीजिएगा जी। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है वैसे भाई, वाइंड अप करवाएं फिर। नहीं, ये डाउनलोड करने के लिए लाजमी नहीं है, पर आप लोग बना लें, जितने भी हैं ना हजरात, गिटहब पे अकाउंट बना लें लाजमी। तो जब हमारा गिटहब का सेशन होगा तो हम उसको देख लेंगे। मिस फ़ाइका आपकी ना हमें आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी, आप बेशक माइक देख लें, माइक का कोई इशू आ रहा होगा। ठीक है वैसे भी, वाइंड अप करवाएं। अच्छा मिस फ़ाइका, अगर कोई बात करनी है, मीन्स के कोई आपका वो है क्वेश्चन, तो वो आप मैसेज पे कर लें, फिर इस टाइम ही ना हम पढ़ लेते हैं। जी ज़ाहिर सी बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है वैसे भी, वाइंड अप करवाएं इंशाल्लाह। आमीन 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 आमीन। रिएक्ट के बारे में भी दुआ कर देते कि अल्लाह जल्द अज हमें रिएक्ट भी सीखना नसीब फरमाए। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।